गुड मॉर्निंग। आज हम लोग बात करेंगे राइस कल्टीवेशन पे। जैसा कि मैंने लास्ट लेक्चर में बात की थी कि हम नर्सरी का मैनेजमेंट कैसे करते हैं, लेकिन आज हम लोग आफ्टर द मैनेजमेंट हैं या इन मैनेजमेंट के अंतर्गत बात करेंगे कि नर्सरी तो हमने लगा दी, फिर नर्सरी की हमें देखभाल कैसे करनी है, उसका प्रोटेक्शन कैसे करना है, तो इस पे हम लोग आज डिस्कस करेंगे। यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं बॉटनिकल नेम ओराइजा सटाइवा फैमिली ग्रैमिनी जो है कि धान की है। आगे हम लोग और हमारा जो टॉपिक होगा वो होगा नर्सरी मैनेजमेंट आफ्टर 10 to 15 डेज एंड ट्रांसप्लांटिंग। नर्सरी मैनेजमेंट आफ्टर द, यानी नर्सरी को लगाने बुआई के बाद 10 से 15 दिन बाद हम नर्सरी जिस एरिए में लगाए हैं उस पे हम क्या प्रबंध करते हैं, और फिर पौध की रोपाई किस तरह से करेंगे उस पे हम लोग डिस्कस करेंगे। आगे बढ़ते हैं। तो नर्सरी प्लांट प्रोटेक्शन 10 से 15 दिन की जब आपका प्लांट हो जाए नर्सरी में, तो हम लोग क्या करते हैं कि उसकी देखभाल करते हैं। और कभी कभी ऐसा होता है कि उस पे डिजीज, ठीक है ना, रोग और इंसेक्ट एंड पेस्ट का इफेक्ट डालते हैं, तो उस पे हम लोग डिस्कस करेंगे। तो आप लोग जैसे कि देख पा रहे हैं नर्सरी एंड प्लांट प्रोटेक्शन, तो इसमें आप लोग देख लीजिए कि खैरा डिजीज लगता है। नर्सरी जो हम लगाते हैं उसमें खैरा डिजीज लगता है। इसमें क्या होता है, पत्तियां पीली पड़ने लगती है और हमारा नर्सरी प्लांट जो होता है ये इफेक्टेड हो जाता है। इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, जिंक सल्फेट 4 किलोग्राम और 20 किलोग्राम यूरिया को मिलाकर प्रति हेक्टेयर नर्सरी एरिया में हम लोग छिड़काव करते हैं। फिर दूसरा है ब्लाइट डिजीज। कभी कभी आप लोग देखिए जब हमारा धान जो होता है ट्रांसप्लांट आफ्टर द ट्रांसप्लांटिंग या जब उसमें ग्रेनिंग हो जाती है तो झुलसा रोग लगता है, या आप लोगों ने सुना होगा कंडुआ रोग लगता है जब दाने जो होते हैं उनमें चूड़ जैसा भर जाता है, ठीक है ना। अदर डिजीज के लिए तो हम लोग उसके लिए क्या करेंगे, कार्बेंडाजिम 500 ग्राम प्रति हेक्टेयर का छिड़काव करेंगे नर्सरी में, ताकि ये आगे चल के जब हम इसकी ट्रांसप्लांटिंग करें तो ये रोग हमारे फसल में ना आए। इंसेक्ट एंड पेस्ट कंट्रोल की बात करते हैं। स्टेम बोरर। स्टेम बोरर क्या होता है कि जो नर्सरी प्लांट होते हैं इनकी जो नीचे की पत्तियां होती हैं जहां से ये निकलते हैं उनको ये क्या करते हैं, नुकसान पहुंचाते हैं, और इनके जो निम्फ अवस्था होती है, बहुत छोटी अवस्था होती है, ये पहुंचाते हैं। इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, अप्लाई द 3% फ्यूराडान ग्रेन्यूल्स का 30 से 33 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर छिड़काव करते हैं। फिर ग्रीन लीफ हॉपर जो आजकल आप लोग सुन रहे होंगे टिड्डी दल, उसके लिए हम लोग डाइमेक्रॉन का 100 EC का 5 ml को 1 लीटर पानी में घोलकर नर्सरी प्लांट पर ही हम लोग छिड़काव करेंगे, ठीक है ना। आगे हम लोग और बढ़ते हैं, ट्रांसप्लांटिंग की बात करेंगे। हमने नर्सरी मैनेजमेंट कर दिया, अब हमारी जो नर्सरी होती है मैंने दिया है कि प्लांट एज, ठीक है ना, प्लांट एज जो होती है वो 21 से 25 दिन में हमारी नर्सरी पूर्ण रूप से तैयार हो जाती है। किस चीज़ के लिए, ट्रांसप्लांटिंग के लिए, रोपाई के लिए। तो प्लांट एज कितनी होनी चाहिए, आप देख पा रहे हैं जैसे कि 21 से 25 दिन होनी चाहिए, ठीक है ना। उसके बाद प्लांट हाइट, यानी जो हमारा नर्सरी प्लांट है जिसकी हमें रोपाई करनी है उसका हाइट जो होनी चाहिए 20 से 30 सेंटीमीटर होती है, और 40 सेंटीमीटर तक भी अगर हो जाता है तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। टाइम कब हमें रोपाई करनी चाहिए, जून और जुलाई की लास्ट वीक में हमें रोपाई कर देनी चाहिए। स्पेसिंग जो हम रखते हैं लाइन टू लाइन 20 सेंटीमीटर हम रखते हैं, यानी 20 गुणे 10 यानी लाइन से लाइन की दूरी कितनी होनी चाहिए, 20 गुणे 10। जैसा कि आप लोग समझ पा रहे हैं 20 गुणे 10 कि लाइन से लाइन की दूरी वो होनी चाहिए 20 सेंटीमीटर, और पौधों से पौधों की दूरी 10 सेंटीमीटर होनी चाहिए। यहाँ पर मैंने दिया भी लाइन टू लाइन 20 सेंटीमीटर, प्लांट टू प्लांट 10 सेंटीमीटर। अब बात करते हैं डेप्थ, कितनी गहराई पे हमें नर्सरी प्लांट को रोपना चाहिए, तो वो 3 से 4 सेंटीमीटर की गहराई पे हमें रोपाई करनी चाहिए। लेकिन कुछ जगहों पे जहाँ पर लोग अभी भी चला आया है कि लोग डायरेक्ट सोविंग करते हैं, तो डायरेक्ट सोविंग के लिए अगर हम अकॉर्डिंग टू लाइन हम पंक्ति से पंक्ति में बुआई कर रहे हैं तो हमें 40 से 50 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर सीड की आवश्यकता पड़ती है। लेकिन अगर हम एज ए ब्रॉडकास्टिंग मेथड कर रहे हैं, छिड़काव विधि से कर रहे हैं, तो 100 से 110 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर सीड की आवश्यकता हमें पड़ती है।
हम बात करेंगे फिर आगे चल के मैन्योर एंड फर्टिलाइज़र की। हम खाद और उर्वरक का जो प्रबंध करते हैं वो ये है कि 120 60 60 के रेशियो में हम नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास पर केजी हेक्टेयर यूज करते हैं। लेकिन ये चीज़ हम लोग ध्यान देंगे, जैसा कि लिखा हुआ है, फॉर द बेस्ट रिजल्ट अप्लाई फुल डोज ऑफ फास्फोरस एंड पोटास एंड हाफ डोज ऑफ नाइट्रोजन। हम क्या करते हैं कि जब हम लोग जो बेस्ट रिजल्ट आया है रोपाई के बाद पोटास का और फास्फोरस का, आई मीन सुपर का और पोटास का हम लोग फुल डोज दे देते हैं। एसएसपी जिसे कहते हैं सिंगल सुपर फास्फेट, जिसमें फास्फोरस की मात्रा पाई जाती है, तो उसका हम लोग फुल डोज देते हैं और नाइट्रोजन की आधी मात्रा देते हैं। फिर आगे दिया हुआ है एंड हाफ डोज ऑफ नाइट्रोजन शुड बी अप्लाइड इन टू इक्वल टू डोज। हम फिर जो हाफ डोज बचेगा उसको दो बराबर भागों में बांट देंगे। फर्स्ट डोज फिर हम कब देंगे, जब हमारा प्लांट रोपाई के 25 से 30 दिन का हो जाए, तब हमें क्या करना चाहिए, पहला डोज दे देना चाहिए आधे का। और आधे का दूसरा डोज हमें कब देना चाहिए, जब 55 से 60 दिन का हमारा प्लांट हो जाता है, जब उसमें ईयर्स बालियां निकलने लगती हैं, तो हमें दे देना चाहिए। दूसरी बात ये बताएंगे कि जिनके खेतों में अभी कुछ लोग हैं कि जो लोग प्लांटों में अपने जिन्होंने ग्रीन मैन्योर्स ली हुई थी, हरी खाद ली हुई थी, सनई, ढैंचा, लोबिया, ठीक है ना, वगैरह ली हुई थी। हम बात करेंगे ढैंचा वगैरह की, तो ये लोग अगर चाहें, किसान अगर चाहे तो इन समय पे जिनकी नर्सरी नहीं तैयार है, उनके अभी हफ्ते 10 दिन या 15 दिन का समय है, तो वो ये कर सकते हैं कि इस समय सबके खेतों में पानी जो होगा फ्लड हो गया है, भर गया है, तो अगर वो इसकी रोपाई करवा दें, वो क्या कर इसकी पलटाई करवा दें, तो वो बेस्ट रिजल्ट उसका आएगा। दूसरी चीज़, जिनके खेतों में समर टिलेज नहीं हुआ है और उनके खेतों में फील्ड में जहाँ पे हमें राई पैडी की ट्रांसप्लांटिंग करनी है, वहाँ पर जो वीड्स हैं, है ना, एडवांटेड वीड हैं, वो बड़े हो गए हैं, वो ज़्यादा ग्रोथ कर गए हैं, तो उनको भी इस समय अगर खेतों में पानी भरा है पलट दे, और बहुत ज़्यादा 10 से 15 किलोग्राम अगर यूरिया का छिड़काव वो कर दे रहा है, तो उसका बेस्ट रिजल्ट आता है। दूसरी चीज़, अगर जायद में जिन्होंने जायद वाली फसलें ली हैं दाल की, तो वो अगर चाहेंगे तो 25 से 40 किलोग्राम नाइट्रोजन की मात्रा घटा सकते हैं। ठीक है ना। थैंक यू।